नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। आज बीए के प्रथम वर्ष इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता अथवा राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता। हम किसी भी तरीके से देखें, बात तो एक ही है। इनके कारणों के विषय में इस व्याख्यान के माध्यम से आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हम तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की असफलता के कारणों को मोटे मोटे 4-5 कारणों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सैनिक कारण, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालीन कारण। और राजपूतों के बारे में, अगर राजपूतों की पराजय के बारे में कहें तो कुछ ऐसी असामान्य घटनाएं भी घटी जिन घटनाओं ने राजपूतों को पराजय की गर्त में धकेल दिया। तो वो घटनाएं भी बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका, बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आती है। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे सैनिक और तकनीकी कारणों की। इसमें राजपूतों व तुर्कों के बीच एक बड़ा अंतर था उनके सैन्य संगठन का। एक तरफ जो भारतीय सेना थी वो पैदल, घुड़सवार व हस्ती सेना, हाथी सेना, 3 भागों में विभक्त रहती थी और इनके प्रयोग में भी अंतर था। भारत और तुर्कों की जो घुड़सवार सेना थी उसमें बड़ा अंतर था। भारतीय जो घोड़े थे वो तुर्की सैनिक घोड़ों की तुलना में उतनी बेहतर क्वालिटी के नहीं थे। तुर्कों के पास जो घोड़ों की नस्ल थी वो बेहतर क्वालिटी की थी। परिणाम स्वरूप जो उनका मूवमेंट था युद्ध के क्षेत्र में वो भारतीयों से कहीं ज़्यादा गतिशील था, बहुत ज़्यादा तेज था। और वो जो तेज़ी थी वो तेज़ी भारत और भारतीयों और तुर्कों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करती थी। तो तुर्क इन घोड़ों के माध्यम से, घुड़सवार सेना के माध्यम से बड़ी तेज़ी के साथ, गति के साथ आगे आ जाते थे और बड़ी गति के साथ पीछे भी चले जाते थे। हमारे यहाँ जो हाथी सेना थी वो सबसे आगे होती थी और कई बार हाथी सेना, अगर हाथी बिगड़ जाता था तो वो पलटकर वापस अपनी सेना को ही नुकसान पहुंचाता था। पराजित सेना को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था हस्ती सेना से जितना कि अपनी स्वयं की सेना को नुकसान हो जाता था। तो इस तरीके से जो सैन्य संगठन किया हुआ था भारतीय सेना ने या राजपूत सैनिकों ने, राजपूत सेना नायकों ने, वो मेरे विचार में तो दोषपूर्ण कहना उसे बिल्कुल निहायत उचित होगा। तो ये जो दोषपूर्ण सैन्य संगठन था, दोषपूर्ण जो तकनीकी थी, युद्ध की रणनीति थी, वो बड़ा कारण थी राजपूतों और तुर्कों के मध्य। और ये एक महत्वपूर्ण कारण बन के सामने आती है। राजपूतों के पास जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो स्थायी सेना का अभाव भी था।
राजपूतों में जो सुसंगठित सेना होती है, सुसज्जित सेना होती है, उसके स्थायित्व का अभाव था। राजपूतों के यहाँ राजपूत राज्य में छोटे छोटे ठिकाने होते थे और उनके पास छोटी छोटी टुकड़ियाँ होती थी और वो टुकड़ियाँ युद्ध के समय में इकट्ठी करके युद्ध के मैदान में चली जाती थी अचानक। तो वो अलग अलग छोटी छोटी रियासत, उनमें जो तालमेल था वो तालमेल का अभाव बड़े पैमाने पर पाया जाता था और वो तालमेल का अभाव राजपूत सैन्य व्यवस्था को बहुत कमज़ोर बना रहा था। तो ये एक बड़ा कारण था जिस कारण की वजह से राजपूत युद्ध के मैदान में पराजित होते थे। फिर क्या है, जो राजपूतों के जो पास जो अस्त्र शस्त्र थे वो बहुत परंपरागत शस्त्र थे। उनके पास आधुनिकतम शस्त्रों का अभाव था। तुर्कों के पास आधुनिकतम शस्त्र थे। उनके पास किलों की दीवार तोड़ने के लिए बारूद था, भंजनिकाएँ थीं, अर्रादा थे, कुछ मशीनें थीं ऐसी जो दीवारों को तोड़ देती थीं। तो इस तरीके के जो शस्त्र थे नवीन प्रकार के, उनकी वजह से भी दोनों की सेनाओं के बल में, शक्ति में, मारक क्षमता में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। फिर एक अन्य जो छोटा था कि राजपूत सेना नायक बड़े भड़कीले वस्त्र पहन के मैदान में जाते थे। सैन्य मैदान में बड़े भड़कीले वस्त्र पहन के जाते थे और वहाँ ये भी पता रहता था कि भाई ये पोशाक शासक की है, ये सेनापति की है, ये प्रधान सेनापति की है, ये सामान्य सैनिक की है। तो उससे कई बार क्या है कि अगर राजा को आघात होता है या सेनापति को आघात होता था तो अपनी सेना को तुरंत पता चलता था और वो युद्ध को बीच में ही छोड़ देते थे। और साथ ही दुश्मनों को भी, जो शत्रु दल था उस दल को भी बड़ी आसानी के साथ पता चल जाता था कि भाई ये सैनिक राजपूत सेना नायक है, तो हमें इस पे हमला करना है, इसे अपना लक्ष्य बनाना है। तो ये बड़ी दोषपूर्ण व्यवस्था थी। फिर राजपूत सेना कभी भी समग्रता से युद्ध नहीं करती थी। वो एक साथ शत्रु सेना पर हमला करने से में सक्षम नहीं थी। फिर जो राजपूतों की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत लचर थी। इसके बदले जो तुर्कों की गुप्तचर व्यवस्था थी वो काफ़ी निपुण थी। राजपूतों ने गुप्तचरी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रखा था। रण के विषय में अपनी गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से तुर्क पहले से ही ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि भी आने वाला जो युद्ध है वो इस प्रकार का युद्ध होगा, उसमें इतनी सेना भाग लेगी, उसमें जो आक्रमण का तरीका है राजपूतों का वो इस प्रकार का होगा। तो वो पहले से ही जो एकत्रित जानकारी थी उसके आधार पर जवाबी कार्यवाही निश्चित करते थे। तो इस तरीके से जो राजपूतों के पास गुप्तचर व्यवस्था का अभाव और तुर्कों के पास गुप्तचर जो व्यवस्था था उसका उपयोग तुर्कों के द्वारा, ये भी एक बड़ा कारण था दोनों के मध्य युद्ध के पराजय और जय करने। फिर जो राजपूतों की जो सुरक्षात्मक रणनीति थी उसने भी लड़ाई को बहुत कमज़ोर बनाया। तुर्क आक्रामक अंदाज से युद्ध के मैदान में जाते थे, जबकि राजपूत इसकी अपेक्षा सुरक्षात्मक लड़ाई की तरफ ध्यान देते थे। राजपूत जो तुर्क थे उनकी एकमात्र जो इच्छा रहती थी युद्ध के मैदान में वो जीत प्राप्त करना था। वो ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु दल पर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसके विपरीत राजपूतों का जो मानना था वो अधिक से अधिक शौर्य के प्रदर्शन पे जोर देते थे। वो और साथ ही साथ जो नैतिक बल था उनका
वो अपने नैतिक बल को ऊंचा उठाने के चक्कर में कई बार समय पर आघात नहीं कर पाते थे। तो इन सब जो सैनिक कारण थे, इन सैनिक कारणों ने राजपूतों को पराजय की तरफ धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जो राजनीतिक कारण थे वो भी बड़े महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसका नितांत अभाव पाया जाता था। भारतवासियों में ये धारणा बन चुकी थी, राजपूतों में या भारतवासियों में, कि युद्ध जो है वो सिर्फ राजाओं का ही काम है, जो सामान्य नागरिक है उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। इसके विपरीत तुर्क जो थे वो आक्रमण के समय भारतीय जनता की निष्क्रियता और उदासीनता का लाभ उठाते थे। राजपूत नरेशों को जनता से सहयोग प्राप्त नहीं होना, या समग्र रूप से अगर देखा जाए तो इसे हम राष्ट्रीय भावना कह सकते हैं, कि राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका अभाव राजपूतों को तुर्कों के मुकाबले कहीं ज़्यादा लचर या कमज़ोर बनाता था, या उनकी पराजय में बड़ी भूमिका निभाता था। फिर एक अन्य जो बड़ा कारण है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो राजपूतों की त्रुटिपूर्ण शासन व्यवस्था थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी युद्ध के राजपूतों को पराजय के गर्त में धकेलने में। राजपूत नरेश आमतौर पर निरंकुश और स्वेच्छाचारी होते थे, और इनका पद योग्यता के आधार पर निर्धारित नहीं होता था, ये पद वंशानुगत होता था। इनके निर्वाचन में जनता की कोई भूमिका नहीं होती थी, और यहाँ जो उच्च पद थे वो सामान्य तौर पर राजपूतों अथवा ब्राह्मण वर्ग को ही प्राप्त होते थे। जनसाधारण की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में जनसाधारण की कोई भूमिका नहीं होती थी। सामान्य तौर पर राजपूत और ब्राह्मण ही प्रशासन में या प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी निभाते थे। तो जनता की इन सारे कार्यों से एक तरीके से उदासीनता बनी रहती थी। तो इसने भी राजपूतों की पराजय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या, तुर्कों के आक्रमण के समय जो भारत की राजनीतिक दशा थी वो भी बड़ी एकता के अभाव से ग्रस्त थी। जो सारा भारतवर्ष है वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, और उनमें आपस में निरंतर संघर्ष होता रहता था। उनमें एकता का अभाव था। सद्भावना की तो बात ही छोड़ो। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का ये मानना था कि प्रत्येक राजा को अकेले ही युद्ध करना पड़ता था। ऐसा लगता था कि सिर्फ वो अपने और अपने राज्य के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे संकट के समय में राजपूत शासक अगर सब एकत्रित होकर युद्ध करते या तुर्क आक्रमण का सामना करते तो संभवतः परिणामों की दृष्टि से ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती। फिर पारस्परिक जो शत्रुता का भाव है उसका बड़ा बोलबाला था राजपूतों में, और उस कारण से ये तुर्कों के विरुद्ध सम्यक अभियान नहीं चला पाते थे। राजपूत शासक एक दूसरे के जो उत्कर्ष है उसे भी देखने को तैयार नहीं होते थे, उसे सहने को तैयार नहीं होते थे। पृथ्वीराज तृतीय को अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो उसने चंदेलों से, चालुक्यों से, गैड़ वालों से सबसे शत्रुता मोल ले रखी थी, और परिणाम स्वरूप गौरी के विरुद्ध वो समग्र अभियान करने में असफल रहा। फिर जो राजपूत राजा थे वो संयुक्त अभियान या संयुक्त प्रयास भी नहीं कर पाए थे। संयुक्त प्रयासों के अभाव ने भी राजपूतों के तुर्कों के समक्ष पराजय बनाने में या पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरीके से
जो सामाजिक कारण है, प्रोफेसर निजामी का मानना है कि भारतीयों की पराजय का जो मुख्य कारण है उनकी सामाजिक व्यवस्था और अन्यायपूर्ण जाति भेद थे, जिन्होंने उनके संपूर्ण सैनिक संगठन को जर्जर और दुर्बल बना दिया था। जाति भेद और बंधनों ने सामाजिक और राजनीतिक एकता की भावनाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और काफ़ी हद तक प्रोफेसर निजामी का यह है कथन सत्य प्रतीत होता है। राजपूतों में तमाम प्रकार की जातिगत अगड़ापन, पिछड़ापन था। राजपूतों का जो व्यक्तिगत अहंकार था वो भी बड़ा एक कारण था। बहुपत्नी प्रथा, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना, अंधविश्वासों का होना, चारित्रिक दुर्बलताएं, और भारतीय सैनिकों का जो क्षेत्र था, रण क्षेत्र, वो बड़े सीमित होता था। उसमें कुछ विशिष्ट जातियां ही भाग ले पाती थी। तो और फिर ये सारे के सारे जो सामाजिक कारण थे ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इसी तरीके से जो धार्मिक कारण है, हिंदू समाज में जो धार्मिक बुराइयां हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। कर्म की तुलना में भाग्य का बोलबाला हो गया था। ज्योतिष व तंत्र विद्या का प्रचलन बढ़ रहा था। अहिंसा के सिद्धांत ने भी राजपूतों को पौरुषहीन बना दिया था। इसके विपरीत जो तुर्क लोग थे वो बड़े प्राणपण से लड़त रहे थे। फिर इस प्रकार की जो धार्मिक व्यवस्था थी, इस धार्मिक व्यवस्था ने भी तुर्कों की पराजय के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या है, कुछ आकस्मिक जो घटनाएं थीं, उन घटनाओं ने भी तुर्कों की सफलता में और राजपूतों की असफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे गौरी के सामने जयचंद की आंख में तीर लग जाना एक बड़ा कारण था। जब महमूद गजनवी आनंदपाल पर आक्रमण कर रहा था तो आनंदपाल का जो हाथी था वो बिगड़ जाता है और वो अपनी सेना को ही कुचल देता है। उसी तरीके से जो चंदेल शासक था वो अचानक ही युद्ध के मैदान से कूच कर जाता है। फिर जयपाल के काल में अचानक बर्फीला तूफान आ जाता है। तो इस तरीके से जो आकस्मिक घटनाएं थी उन्होंने भी तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों को असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से कमज़ोर सैन्य व्यवस्था, राजनीतिक कारण, समाज की जर्जर दशा, धार्मिक पिछड़ापन और जो आकस्मिक घटनाएं, इन सब कारणों ने मिलकर तुर्कों को सफलता दिलाने में और राजपूतों को असफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।